हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 148 के बारे में समझेंगे, यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंदर धारा 148 को समझेंगे। ये सेक्शन 148 डील करता है बेलमेंट के ऊपर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपनिधान। तो सबसे पहले हम लोग बेलमेंट को समझ लेते हैं एकदम सरल सी भाषा में, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ बेयर एक्ट के अंदर बोला गया है। बेलमेंट जो होता है ये एक तरीके की टेम्परेरी डिलीवरी ऑफ पोजीशन होता है। इसके अंदर मतलब टेम्परेरी तौर से इसके अंदर किसी भी चीज़ का पोजीशन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, यानी परिधान होता है इसका एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को। अब बेलमेंट के कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं तो हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप जाके अपनी बाइक पार्किंग में लगाते हैं कहीं पे, जो जिस जगह पे आप पार्किंग में अपनी बाइक लगाते हैं तो वहाँ पे बाइक के ओनर तो आप ही रहते हैं, लेकिन उस वक्त उसकी डिलीवरी हो जाती है, उसका पोजीशन, उसका कब्जा जो है दूसरे के पास चला जाता है। तो ये एक तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप उसको किसी मकसद के लिए अपनी चीज़ दे रहे हैं। बहुत से इस तरीके के केसेस होते हैं, जैसे आपने अपनी बाइक लगाया, या जैसे आपने किसी दुकानदार को अपनी घड़ी बनवाने के लिए दिया, या आपने ड्राई क्लीनर के यहाँ अपने कपड़े दिए, या आपने अपनी साइकिल या बाइक रिपेयर होने के लिए दिया, या जब आप जाते हैं अपनी गाड़ी लेके सर्विस सेंटर के अंदर, जब सर्विस सेंटर में देते हैं तो आप वहाँ पे अपनी गाड़ी को दे रहे हैं। तो ये सारे बेलमेंट के एग्जाम्पल हैं। मतलब जिन लोगों को आप दे रहे हैं वो किसी वजह से ही तो आपकी चीज़ ले रहे हैं, डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो रहा है ना, आप उनको अपनी चीज़ का कब्जा दे रहे हैं। मालिक आप ही हैं लेकिन कब्जा दे रहे हैं किसी एक मकसद के लिए, तो इसको बेलमेंट कहा गया है। इसी को बेलमेंट कहते हैं हिंदी में, जिसको हम लोग उपनिधान कहते हैं। अब बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 148 के अंदर बेलमेंट डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि बेलमेंट जो होता है ये एक तरीके का डिलीवरी होती है। इसके अंदर गुड्स की डिलीवरी होती है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, किसी पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इस बात पे कि जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो वो व्यक्ति जिसको हमने गुड्स दिया है वो हमें लौटा देगा, या मेरे इंस्ट्रक्शन पे, यानी जिसने गुड्स दिया है उसके इंस्ट्रक्शन में उसको उस हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो अब इसमें जो देने वाला है, जो गुड्स की डिलीवरी दे रहा है, उसको बेलर बोला जाता है, और जिसको दिया गया है उसे बेली बोला जाता है। और इस प्रक्रिया को, यानी ये जो प्रक्रिया है इसी को बेलमेंट बोलते हैं, यानी कि किसी को हमने अपना गुड्स दिया किसी पर्पस के लिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यही चीज सेक्शन 148 के अंदर कहा गया है। ये कह रहा है अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल, व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड, बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ अ पर्सन डिलीवरिंग देम। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति पहले से किसी गुड्स के कब्जे में हो, उसके कब्जे में हो कोई गुड्स, तो अगर उसके कब्जे में गुड्स है तो उसको अगर आपका कोई पर्पस के लिए आप उसको देना चाहते हैं तो क्योंकि वो ऑलरेडी कब्जे में है तो वो बेली बन जाएगा और आप यहाँ पे बेलर बन जाएंगे। इफ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट्स टू होल्ड देम एज बेली, ही देयरबाय बिकम्स द बेली। तो अब बेलमेंट के अंदर हमें कुछ एसेंशियल पॉइंट्स मिले। पहला क्या मिला? डिलीवरी ऑफ पोजीशन, यानी गुड्स का कब्जा जो है वो ट्रांसफर होना, एक व्यक्ति द्वारा गुड्स का, किसी चीज का जो कब्जा है उसका ट्रांसफर होना। तो अब यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन और कस्टडी में फर्क है। जिस तरीके से हमने बताया कि आप जब अपनी, मान लीजिए कार जो है पार्किंग में लगाते हैं तो किसी के दूसरे के कब्जे में चली जाती है, तो इसमें और कस्टडी में फ़र्क है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो किसी व्यक्ति के कस्टडी में होते हैं पर वो बेलमेंट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर कोई नौकर काम करने वाला है, जब आप अपने घर से जाते हैं तो आपके घर की चीज़ें उसकी कस्टडी में है। यहाँ पे उसके पोजीशन में नहीं कहेंगे, कहेंगे उसके कस्टडी में है। तो यहाँ पे ये बेलमेंट नहीं है। और ना ही अगर मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आपके गेस्ट आके आपके घर में रुकते हैं, वो आपकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे बेलमेंट नहीं हो रहा है। डिलीवरी ऑफ पोजीशन होना चाहिए, गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। एक केस था अल्जन वर्सेस निकोल्स का। अर्जन वर्सेस निकोल्स का ये केस था 1894 का। अर्जन वर्सेस निकोल्स।
अब देखिएगा कि किस तरीके से बेलमेंट हो जाता है कुछ कुछ सिचुएशन में। एक व्यक्ति था जो अक्सर एक रेस्टोरेंट में जाया करता था, अक्सर उस रेस्टोरेंट में जाया करता था। तो उस रेस्टोरेंट के अंदर जब जाता था तो वहाँ का जो सर्व करता था वहाँ पे उनको उस रेस्टोरेंट में खाना पीना, तो वो एज अ कोर्टेसी रेस्पेक्ट के लिए जो व्यक्ति जाता था रेस्टोरेंट में उसका कोट उतार के एक जगह ले जाके टांग देता था। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कोट जो पहनते हैं तो उनको रिस्पेक्ट और ऑनर के लिए उनका कोट उतार के एक जगह टांग दिया जाता है। तो वो यही चीज़ करता था कि जब वो जाता था रेस्टोरेंट तो उसका कोट उतार के ले जाके किसी एक जगह पे टांग देता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो उस रेस्टोरेंट में गया, मतलब वही व्यक्ति जो जाता था रेगुलरली वहाँ पे, वो वहाँ रेस्टोरेंट में गया। जब वो रेस्टोरेंट में गया वो वही सर्व करने वाला आया, उसने उसका कोट उतारा और ले जाके कहीं पे टांग दिया। मतलब जिसका कोट उठाया था उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि कहाँ ले जाके टांगो कहाँ ना टांगो, उसने ले जाके टांग दिया। जब टांगा उसने तो कोट उसका खो गया। तो जब कोट खो गया तो सवाल ये उठा कि यहाँ पे कौन लायबल होगा? क्या जो रेस्टोरेंट वाला है या जो सर्व कर रहा है वो लोग लायबल हुए, या वो व्यक्ति जो है जिसका कोट था वही लायबल रहेगा? यानी वो चीज़ उसी के ऊपर रहेगी, कोई और लायबल नहीं होगा। इस चीज़ का सवाल उठा। तब इसके अंदर कोर्ट ने ये बात बोली कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से रेस्टोरेंट जाता है और आउट ऑफ कोर्टेसी और ऑनर में उसका दूसरा कोई कोट उठा के टांगता है तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरी चीज़ें लेके जो है उसको कहीं रख रहे हैं। मैं आपके रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ और मैं अपनी घड़ी उतार के रख रहा हूँ, आप उसको ले जाके कहीं पे रख रहे हैं। या जिस तरीके से उसने कोट लिया और ले जाके कहीं पे रख दिया, जिसका कोट था उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इम्प्लाइड तौर से कॉन्ट्रैक्ट है और इसको बेलमेंट मान लिया गया, और जो रेस्टोरेंट वाले थे उनको एज अ बेली मान लिया गया। तो अब अगर कोर्ट खो गया है तो रेस्टोरेंट वाले जो है लाइबल होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट तौर से बेलमेंट नहीं हुआ कि डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है हमने एक पर्पस के लिए किसी को जाके दिया हो इस चीज़ की इंटेंशन करके, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट तौर से बेलमेंट हो रहा है, तो इसको एज एन बेलमेंट जो है माना गया। अब जैसे बैंक लॉकर होता है, बैंक में जो लॉकर होते हैं, अब जब बैंक में जो लॉकर होते हैं उसको एज अ बेलमेंट नहीं माना गया है। कई कोर्ट के डिसीजन भी है इससे जुड़े, यानी अगर आप बैंक के लॉकर में जाके कोई चीज़ अपनी छुपा देते हैं, मतलब रख देते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट या ज्वेलरी, और अगर वो चीज़ चोरी हो गई बैंक से, तो आप उस चीज़ का डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बैंक होगा वो बेली नहीं होगा। ये बोला गया है ऑन द सेम प्रिंसिपल द हायरिंग ऑफ बैंक्स लॉकर एंड स्टोरिंग थिंग्स इन इट वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट बेलमेंट। यहाँ पे आप बेलमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। थिंग्स केप्ट देयर आर इन वे पुट इन अ हायर्ड पोर्शन ऑफ द प्रेमिसेस एंड नॉट इंटरेस्टेड टू द बैंक, क्योंकि वो आपने बैंक को इंटरेस्ट नहीं किया है बल्कि आपने बैंक की जगह को हायर किया है, मतलब किराए पे लिया है कि भैया मैं आपकी प्रेमिसेस में अपना सामान रखना चाहता हूँ, बस इससे ज़्यादा वहाँ पे और कुछ नहीं है। द कोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट देयर वाज नो प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट द टाइम व्हेन द बैंक लॉकर वॉज रॉब्ड द कस्टमर हैड सम आइटम्स ऑफ ज्वेलरी इन द लॉकर। और पहली चीज़, अगर आप बैंक को नहीं बता रहे, बैंक की नॉलेज में नहीं है कि आप अपने लॉकर में क्या रख रहे हैं, तो आप कुछ भी बता सकते हैं कि मैंने 1 करोड़ का सामान रखा, 2 करोड़ का सामान रखा। अगर आप बैंक के लॉकर की जानकारी बैंक को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एज अ रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, the customer was not allowed to claim any damages. The court further said that it could not be inferred without proof that the strong room and lockers were not built according to specifications. The customer was not allowed to claim any damages. ये किसमें बोला गया था? अतुल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब सेक्शन 149 जो है वो हमें बताता है कि डिलीवरी, परिधान जो होगा वो किस तरीके से किया जाएगा, डिलीवरी किस तरीके से होगी गुड्स की। अब सेक्शन 149 कहता है कि डिलीवरी किसी भी तरीके से हो सकती है जिसके अंदर कोई भी ऐसा इफेक्ट हो कि आप जो है अपना गुड्स जो है, जो व्यक्ति जिसको आप दे रहे हैं उसके कब्जे में पहुंचा दें। अब वो आप किस तरीके से कब्जे में पहुंचाते हैं वो अलग केस है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो डिलीवरी ऑफ पोजीशन है वो 2 तरीके की है, एक एक्टिव डिलीवरी है और एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। एक्टिव डिलीवरी मतलब कि जैसे आप अपनी घड़ी ले जाके दुकानदार को दे देते हैं बनवाने के लिए, उससे कि आप बना दीजिएगा तो हम आपसे आके ले लेंगे, एक तो ये एक्टिव डिलीवरी होगी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या हो सकती है कि जहाँ पे जो गुड्स का पोजीशन है वो फिजिकल तौर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे गोडाउन में सामान रखा हुआ है, मैंने आपको अपनी उसकी चाबी दे दिया, या किसी जगह पे सामान पड़ा हुआ है आपने हमें रिसिप्ट काट के दे दिया उसकी, या हमने आपको किसी चीज़ की रिसिप्ट दे दिया कि आपने रिसीव किया हमसे, सामान वहीं का वहीं है, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी।
अब ये जो डिलीवरी है ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होनी चाहिए, तभी ये बेलमेंट होगा। जैसे इसकी डिफिनेशन के लिखा हुआ है, इसकी डिफिनेशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है, इट शुड बी अपॉन सम कॉन्ट्रैक्ट। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी संविदा के ऊपर होना चाहिए। बिना कॉन्ट्रैक्ट के बेलमेंट नहीं होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होता है, अब एक केस बताते हैं जिससे आप समझेंगे। एक केस था राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। ये था 1950 का, इलाहाबाद हाईकोर्ट से डिसाइड हुआ था, राम गुलाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति के कुछ ऑर्नामेंट्स जो थे वो चोरी हो गए थे। पुलिस ने उस ऑर्नामेंट्स को रिकवर कर लिया, पुलिस को मिल गया, लेकिन पुलिस ने रिकवर करा, लेकिन ऐसा हुआ कि पुलिस के पास से भी वो चोरी हो गए। तो जिसके वो ऑर्नामेंट्स थे, जब उसने उसके लिए मुकदमा किया तो कोर्ट में ये हेड हुआ कि पुलिस वाले जो थे, पुलिस वाले लायबल नहीं होंगे, यानी स्टेट जो है, स्टेट ऑफ यूपी जो है, उन ऑर्नामेंट्स के लिए लायबल नहीं होगी। क्यों लायबल नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे पुलिस वालों के बीच में, यानी सरकार के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। पुलिस का काम था कि उसका सामान ला के ढूंढना, उन लोगों ने सामान ढूंढ के लिया है वो उसका ऑर्नामेंट। अब पुलिस की कस्टडी से चोरी हो जाता है तो उस व्यक्ति और पुलिस के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, तो इसलिए स्टेट जो है लायबल नहीं हुए। तो किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके पास आप डिलीवरी दे रहे हैं। अब ये कुछ केसेस में नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, मतलब अगर इस तरीके की परिस्थितियां हैं तो उसको नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी लिया गया है, बेलमेंट को नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल बेलमेंट। जैसे एक केस था लेसल गोन मर्चेंट्स बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रभुदास हाथीबाई। ये केस था 1966 का। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति के कुछ टोबैको थी जिसको सीज कर दिया था, अथॉरिटीज़ ने उसको सीज कर दिया था। जिस जगह पे उसको सीज करा, जिस गोडाउन में, उसके सीज में उसको ताला बंद करके जो है पुलिस वालों को चाबी दे दिया। मतलब किसी व्यक्ति का अथॉरिटीज़ ने उसका सामान को सीज करा किसी वजह से कि उसमें कोई चीज़ ड्यू थी, इनकम टैक्स ड्यू था, कोई मकसद में उसको सीज किया। सीज करने के बाद वो एक तरीके का टेम्परेरी सीज करना था और ले जाके चाबी जो है पुलिस वालों को दे दिया। अब जिस गोडाउन में वो सामान रखा हुआ था वहाँ से छत जो है लीक कर रही थी पानी से, तो जब बारिश में पानी गिरने लगा उसके ऊपर तो उसके अंदर का जो सामान रखा हुआ था वो पूरा ख़राब हो गया। तो इसमें हुआ क्या कि जो अथॉरिटीज़ थी, ये सवाल उठा कि इसमें क्या वो लायबल हुए या वो लायबल नहीं हुए। तो कोर्ट ने ये माना कि अथॉरिटीज़ जो है, जो अथॉरिटी है जिसने सीज किया था वो लायबल हो जाएगा, और यहाँ पे नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल बेलमेंट हो गया। और इसके अंदर ये भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस तौर से भी हो सकता है, इम्प्लाइड तौर से भी हो सकता है, और डिलीवरी शुड बी अपॉन सम पर्पस। अब जो गुड्स की जो डिलीवरी होगी वो किसी पर्पस के लिए होगी, किसी मकसद के लिए होगी। तो ये हम लोगों का बेलमेंट का